नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आपका स्वागत है हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में। हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कुछ ऐसे लोगों का इंटरव्यू हर बार करते हैं जो लोग समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ अलग कार्य कर रहे हैं। तो अब तक आप लोगों ने जिन लोगों के साक्षात्कार देखे हैं उनमें अधिकतर लोग लेखक थे, बुद्धिजीवी थे, इस तरह के लोग थे जो बौद्धिक रूप से राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन आज पहली बार हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो विगत 30 वर्षों से ट्राइबल इलाके, जिन्हें हम कहते हैं जनजातीय समाज, वनवासी समाज, उनके बीच में जमीन पर काम कर रहे हैं। उनको झाबुआ का, मध्य प्रदेश का गांधी भी कहा जाता है। वो 2 जोड़ी सफेद कपड़ों के अंदर जैसे हमारा वनवासी समाज रहता है उसी तरह से रहकर, उन्हीं के बीच रहकर, उनके बीच कई वर्षों से काम कर रहे हैं। और इस बार उनको पद्मश्री भी मिला है। तो पद्मश्री महेश शर्मा जी से आज हम लोग बात करेंगे। तो बिना कोई समय लिए मैं सीधे उन पर जाता हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है महेश शर्मा जी, कि आपने अपना कीमती समय हम सभी लोगों को दिया और हमारे व्यूअर्स को ये जानने का मौका दिया कि किस तरह से आप वहां पर काम कर रहे हैं। तो मेरा सबसे पहला जो प्रश्न रहेगा आपसे, क्योंकि हम लोगों ने आपके विषय में जब पढ़ा, जाना, तो हमें पता चला कि आप दतिया के पास पीताम्बरा शक्तिपीठ है, उसके पास एक छोटे से गांव से निकले थे। वहां से जब आप दतिया आए तो दतिया आने के बाद बहुत मुश्किलों से आपने अपनी पढ़ाई पूरी की, ग्रेजुएशन की। और उसके बाद जब ग्रेजुएशन हो गई तो उसके बाद जनरली जो बच्चा गांव से निकलता है वो जॉब की तरफ भागता है। लेकिन आप जॉब की तरफ भागने की जगह, शादी की तरफ भागने की जगह, आपने अपना सारा का सारा जीवन जो है वो राष्ट्र को समर्पित कर दिया, समाज को समर्पित कर दिया। तो ऐसा क्या मोटिवेशन था, किस चीज से आपको प्रेरणा मिली कि मैं अब जो है वो समाज के लिए काम करूंगा? जी। नमस्कार शुभम जी। नमस्ते। ये बहुत अच्छी बात है, हमारे जीवन में भी है और ऐसे अनेक युवकों के मन में राष्ट्र के प्रति कार्य करने की भावना रहती है। देशभक्ति की भावना किसी एक व्यक्ति में हो ऐसा होता नहीं है, सब देशवासियों में देशभक्ति की भावना होती है। उसी प्रकार से मेरे मन में थी। पर कोई कोई अवसर ऐसे आते हैं कि जब अंदर के विचारों को अवसर मिलता है और वे अवसर उस भावना को बलवती करते हैं और हमारे जीवन का रास्ता सही दिशा में चलने लगता है। 1974 में जेपी आंदोलन चल रहा था। हम लोग उस समय हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते थे और उस समय कॉलेज की जो क्रांति विद्यार्थियों के बीच में चल रही थी, कॉलेज के छात्रों के बीच में, वो क्रांति का प्रभाव हायर सेकेंडरी स्कूलों के अंदर भी चलता था। कॉलेज के छात्र आते थे, बताते थे। और गुजरात में आंदोलन चल रहा था, बिहार में चल रहा था। और हम उस समय तो जयप्रकाश नारायण का नाम कम सुनते थे, जो स्थानीय नेतृत्व था विद्यार्थी परिषद, मैं उसमें शामिल हुआ था उस समय। और अनेक विद्यार्थी आया करते थे। तो विद्यार्थी जीवन में ये मुझे अवसर मिल गया विद्यार्थी परिषद में जाने का। विद्यार्थी परिषद में इस तरह की और अधिक भावना पुष्ट हुई। लेकिन तुरंत ही एक बड़ी घटना घट गई। हमने जैसे ही हायर सेकेंडरी पास किया, 11वीं कक्षा तक हुआ करता था उस समय, और 1975 में ही आपातकाल की घोषणा हो गई। और हम लोग सहज में बाजार में निकले और बिल्कुल एक सनसनी जैसी बाजार में थी। कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया था, लोग कानाफूसी कर रहे थे। उसमें ये बात मुखर होके बता रहे थे कि जेपी को गिरफ्तार कर लिया है, अटल जी को गिरफ्तार कर लिया, मोरारजी देसाई को कर लिया है। तो हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आपस में चर्चा करने लगे और 2-3 दिन बाद ही विद्यार्थी परिषद के जो हमारे और अन्य सहयोगी थे, जो जिम्मेदार कार्यकर्ता थे, मेरे पास तो उस समय कोई दायित्व नहीं था और मैं सक्रिय था उसमें, तो उनके ऊपर भी धारा 151, 188 ये लगा दी। और सबके परिवार में ये
एक चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह की कोई बात उस समय हुआ नहीं करती थी, और बड़ी बात थी, विद्यार्थियों में छोटी छोटी आयु के थे, बड़े लोगों को पकड़ने लगे, जेल में बंद करने लगे। तो ये घटना उस समय घटी, और उस घटना के बाद हमारे लिए सकारात्मक बात करने के लिए विद्यार्थी परिषद, उसके कार्यकर्ता, उसका राष्ट्रीय नेटवर्क, उस समय सूर्यकांत केलकर जी संगठन मंत्री थे, उनका संवाद हुआ करता था, तो हमारे घर भी आते थे। तो ये पुष्ट होता रहा, और इमरजेंसी में विद्यार्थी परिषद भी प्रतिबंधित हो गई, तो हमारी पढ़ाई में भी एक प्रकार सा ठहराव सा आया, और दतिया में काम करना कठिन हुआ। तो मैंने फर्स्ट ईयर करने के बाद सेकंड ईयर ग्वालियर में एडमिशन लिया। वहीं हमारे विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष थे, अन्य अनेक कार्यक्रम हुआ करते थे वहाँ। तो आपातकाल के अंदर वो उस समय अंडरग्राउंड ये शब्द चलता था, आपातकाल में छिप के काम करना। तो उसमें हमको भी पर्चे लगवाना, चिपकाना, पीठ पर लगा दिया, ले लगा करके और दीवारों पर चिपकाना, ये काम था। उसमें भी डर लगा रहता था, कोई पकड़ नहीं ले, तो ऐसे बचते बचाते वो काम करते थे। और 24 जून 1975 से लेके मार्च 1977 तक हमने विद्यार्थी परिषद का जो आंदोलन था उसमें सहयोग किया। और उस बीच में हमारा संपर्क एक विवेकानंद मंडल के नाम से था, महारुद्र मंडल, गाड़वे की गोट उसमें था। वहाँ कप्तान सिंह सोलंकी जी रहते थे, वहाँ के विद्यार्थियों में आना, सूर्य नमस्कार की प्रतियोगिता करना, इस तरह का आयोजन होता था। और हम कॉलेज में थे, महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज बड़ा प्रसिद्ध कॉलेज है, वहाँ पे भी बड़ा भयावह वातावरण रहता था। इसी तरह की राष्ट्रीयता, भारतीय संस्कृति की बात करने पर ही, और वहाँ पर लोग नजर गड़ाते थे कि ये कोई एक घटना मेरे सामने घटी। उस समय हम निराला जयंती मना रहे थे, तो मध्य भारत हिंदी साहित्य सभा ग्वालियर में है, दाल बाजार के अंदर, दौलतगंज के अंदर। तो उस दौलतगंज में उसके कार्यालय में हम मना रहे थे निराला जयंती और सरस्वती पूजन, बसंत पंचमी। तो हम वहाँ मूर्तियों पर माला चढ़ा रहे थे। तो एक मूर्ति पर जब मैं थोड़ी सी धूल साफ करके माला चढ़ाने लगा, तो वहां का जो चौकीदार था उसने कहा इस पर माला मत चढ़ाओ, अन्यथा आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो मैंने कहा इसमें माला चढ़ाने में क्या बात है। मैं उसको निराला जी की मूर्ति, रविन्द्रनाथ टैगोर की मूर्ति समझ रहा था, और वो बाद में पता लगा कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो दूसरे सरसंघचालक थे, पूजनी गुरु जी, उनकी थी वो, डॉक्टर साहब की भी थी, उनकी भी थी। मतलब मैं उस समय इतना अनभिज्ञ था, क्योंकि संघ का नाम संघ का था, कौन चलाता कैसा नहीं पता था। तो इस तरह का भयावह वातावरण था। तो वो आंदोलन से ही मुझे एक चिंगारी सी मिली कि ऐसा क्यों, क्या हम अपने महापुरुषों के ऊपर माला भी नहीं चढ़ा सकते, भले ही वो कोई भी हो। तो वो और हमको बल मिला उससे, क्योंकि एक था भागना और एक था डटना। तो भागना हमने बचपन से ही नहीं सीखा था, भयावह वातावरण भी हमें काम करने की प्रेरणा देता था। और 1977 में प्रतिबंध हट गया। फिर हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक एकत्रीकरण था फूलबाग पर, बहुत बड़ा एकत्रीकरण था, उसमें सभी लोग आए थे। वही हमारे संघ के एक प्रचारक थे, बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति थे, अब तो नहीं है वो, मान्यता राणेकर जी थे, बड़ा तेजस्वी व्यक्तित्व था, बहुत विद्वान थे वो, और बहुत उच्च शिक्षित थे। वो तो स्नातकोत्तर थे, सभी भाषाओं के ज्ञाता थे। उनके साथ जाने आने लगे, हमारा फाइनल भी हो गया था, और लग रहा था कि काम करना चाहिए देश के लिए। तो मन बना कि संघ में पूर्णकालिक काम करना चाहिए। तो हमने प्राथमिक वर्ग किया, और प्रथम वर्ष करने के लिए हमारी परीक्षाएं थी फाइनल में, वो मध्य भारत में जिस 23 मई को थी। और यहाँ का जो संघ शिक्षा वर्ग था वो थोड़ा पहले लगा हुआ था, तो हम कोई मध्य भारत प्रांत के 23 लोग कुरुक्षेत्र गए थे, ऐसा संघ शिक्षा वर्ग। वहाँ और अच्छा वातावरण था, वो हरियाणा हमारे लिए नया था,
कुरुक्षेत्र का गीता विद्यालय नया था, उस समय इंद्रेश जी मुख्य शिक्षक थे, वो भी उस समय बी करके आए हुए थे, संघ में प्रचारक थे और अनेक युवा उसमें थे। तो ऐसे लोगों का बड़ा मिलन हुआ, देश भर से लोग आए थे वहां पर, इंग्लैंड यूके से भी कुछ लोग थे, नेपाल से भी थे। तो ये छोटी सी आयु में ही एक इस तरह का वातावरण मिला कि सामाजिक जीवन में अपने को अधिक से अधिक समय देना चाहिए और घर परिवार में भी हमें अनुकूल वातावरण था। आपने बताया कि पीताम्बरा पीठ है, तो पीताम्बरा पीठ में भी स्वामी जी राष्ट्रभक्ति की बातें और उनका जीवन भी बड़ा तेजस्वी था। वहां पे भी इसी तरह की बातें हुआ करती थी। वो हमारे और छोटे जीवन की बातें हैं, मतलब वो शायद मेरी उम्र उस समय 7-8 साल की रही होगी, तब से लेकर के और 15-16 साल की उम्र तक तो वहीं रहा मैं। तो वहां पे भी पूरे देश भर से लोग आते थे, संगीतकार, विविध प्रकार के राजनेता, बड़े बड़े व्यवसायी आते थे और हम वहीं रहते थे, तो उनसे मिलना जुलना होता था। तो वो भी राष्ट्रीय सामाजिक जीवन मिलता गया। तो पीताम्बरा पीठ का भी योगदान था और हमारे घर का भी था। पिताजी माताजी वो भी सामाजिक जीवन को प्रोत्साहित ही करते थे। उनके जीवन में भी ये बात थी। हमारे यहाँ एक भिक्षा मांगने के लिए आते हैं कुछ लोग, तो कई बार एक बार हमने थोड़ी सी कम भिक्षा दी, तो हमारे पिताजी ने उसको कहा इधर आओ, इतना देने से क्या होगा। तो वो हमको अंदर गए और करीब 7-8 किलो गेहूं और आटा लेकर के उसको दिया और फिर उससे कहा तुम मांगते हो अच्छी बात है, पर भोजन कर लो फिर मांगना। और जब उसको हमने भोजन करा दिया, अन्न दे दिया, चले गए, तब उन्होंने कहा कि अपने दरवाजे पर कोई आए तो उसे दूसरी जगह मांगने के लिए जरूरत ना पड़े, वो विवश ना हो, भले ही वो मांगे, पर हम उसको ऐसा कर दें कि हमारे घर से उसकी मजबूरी समाप्त हो जाए। भले ही वो मेरे बहुत छोटे आयु की 7 साल या 6 साल की उम्र की बात थी, वो 5-6 साल की, पर इस तरह की घटनाएं भी रोज घटती थी। तो ये समाज जीवन में हमें क्या करना है, इस तरह की प्रेरणाएं हमें मिलती थी और इसके कारण से संघ में प्रचारक बन गए। प्रचारक बनने के बाद में जहाँ संघ भेजता था वहां चले गए। उसी निमित्त जब मैं 98 में करीब करीब उस समय तक 20 साल हो गए थे मुझे, संघ के द्वारा ही मैं मध्य प्रदेश की जो वनांचल क्षेत्र है उसमें मुझे जिम्मेदारी मिली, वनवासी कल्याण परिषद में काम मिला। उसी के निमित्त झाबुआ है। झाबुआ मध्य प्रदेश का बहुत सघन जनजाति क्षेत्र है, उसमें भीलों की संख्या बहुत ज्यादा है, भील, बिलाला, पटेलिया। और मध्य प्रदेश में जो कार्य क्षेत्र मेरे पास था उसमें 7 जनजातियां थी, उसमें से 3 बड़ी जनजाति झाबुआ में थी। इंदौर संभाग बहुत बड़ी जनसंख्या थी, तो वहां रह करके जब ऐसा लगा कि इस क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा समय देके काम करने से परिणाम नहीं आएगा, अधिक रुकना चाहिए, अधिक समय रुकना चाहिए, ऐसी एक प्रकार से वातावरण बनता रहा और हमको निर्णय लेना था, हमने ले लिया। ये हमारे बचपन से लेकर के सामाजिक जीवन का जो वातावरण था, वो वातावरण आजादी के समय भी था, उसके पहले भी था। तो ये तो हर एक में होता है। बस गृहस्थ बन के करो तब भी देशभक्ति का काम है, गृहस्थ ना बन के करो। हमारे यहाँ साधु सन्यासी बनते हैं, व्यापारी भी करते हैं, सभी तरह के लोग। देश का काम करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, हर तरह से देश का काम किया जा सकता है। समय देना है और मन लगा के काम करना है, ये 2 बातें प्रमुख हैं उसमें, और वो हमने मन भी लगाया और समय भी। जी, शुभम जी। जैसा कि आपने बताया कि बचपन से ही पीताम्बरा शक्तिपीठ जो थी वहां के मठाधीशों से आप मिलते थे, उनसे भी आपको राष्ट्रभक्ति का मठाधीश कहना उनके लिए ठीक नहीं रहेगा कि वो मठाधीश नहीं थे। पुजारी। वास्तव में चंद्रशेखर आजाद के साथी थे। उनको जब पकड़ लिया गया, उनकी हत्या हो गई, मतलब उनने अपने आप को गोली मार ली, तो फिर उनके सारे साथी इधर उधर चले गए, तो स्वामी जी भी उसमें चले आए। वो वास्तव में छिप करके देशभक्ति का आंदोलन कर रहे थे और संन्यास जीवन था उनका, बड़ा तेजस्वी जीवन था। और वहां कोई मठ नहीं था, वो तो
बहुत सामान्य उसमें रहते थे। मठ तो आज भी नहीं है, अब बन गया है वो बहुत बड़ा, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, मठ नहीं था वो तो एक उन्होंने ही स्थापना की पीताम्बरा माता की, और वहीं आके रहे वो पीताम्बरा पीठ दतिया। पहले वो बनखंडी शिव मंदिर था और वो किसी दूसरे का था, बगीचा था, प्राइवेट था। धीरे धीरे वो पांडवों कालीन शिव मंदिर था, लोग आते थे, पर उनकी साधना देख करके वो देशव्यापी हुआ और विश्वव्यापी। इसलिए उनको मठाधिपति कहना ठीक नहीं है, वो पीताम्बरा पीठ के थे। उनका नाम भी लोगों को नहीं पता, वो बताते भी नहीं थे, और बहुत योग्य थे उस समय। उनकी क्षमता, उनका प्रभाव, उनका निजी जीवन बड़ा ही प्रेरक था। वो राष्ट्र के लिए ज्यादा समर्पित थे। हम खाली रहते थे उस समय, स्वामी जी के साथ ज्यादा समय रहते थे। वो अकेले में बातें बताते थे, गंगा किनारे कैसे पढ़ते थे, बनारस में इस तरह की घटनाएं करते रहते थे। इसलिए मठाधिपति कहना तो उनके लिए ठीक नहीं है, वो तो राष्ट्र के लिए समर्पित थे। 1962 में जब चीन ने युद्ध किया था, उन्होंने राष्ट्र रक्षा यज्ञ किया था और घोषणा की थी कि हम ये यज्ञ कर रहे हैं और चीन ये इसमें पराभूत होगा। और जिस दिन पूर्णाहुति कर रहे थे उसी दिन चीन ने ये कहा कि हम युद्ध विराम करते हैं। अब ये संयोग भी हो सकता है और उनकी कही तो आस्था की बात थी, सब लोग तो यही माने, और हो भी सकता है कि आध्यात्मिक शक्ति है, ऐसा। जी, तो बचपन से ऐसे राष्ट्रभक्त संत के आप उसमें रहे, उसके अलावा परिवार से भी संस्कार मिलते रहे, जैसा कि आपने एक कहानी बताई। उसके अलावा फिर विद्यार्थी परिषद, संघ, इन सब के परिचय में आने के साथ साथ देश में भी उस समय ऐसी परिस्थितियां थी, आपातकाल लगा था, तो वो सभी चीजों से शिक्षा लेते हुए, फिर मोटिवेट होते हुए आपने एक ऐसा निर्णय लिया कि आप सारा जीवन समाज कार्य में लगाएंगे। तो फिर इसके बाद जब संघ के साथ आप झाबुआ आए, तो जो हम लोगों ने थोड़ा सा रिसर्च किया था उसमें पता चला था कि आपके एक बड़े भाई पहले वहां शायद अलीराजपुर में जॉब करते थे, वहां भी आप जाते थे, और उस समय भी आपको अलीराजपुर के वनवासियों को देखकर बहुत दुख होता था, मन करता था कि उनके लिए आप कुछ करें। तो जब आपको संघ के थ्रू वहां जाने का मौका मिला, तो आपको वो मौका मिला कि आप अब उनके बीच में कुछ बदलाव कर सकते हैं। तो उस समय में जब आप सर्वप्रथम झाबुआ गए, तो सबसे पहले आपने क्या देखा, कैसे वहां हालात थे, क्या दिक्कतें थी, अधिकारी कैसा बिहेव कर रहे थे, और 70 मतलब पिछले 60 साल 50 सालों में नेताओं ने वहां क्या किया था, क्या हालात थे जब आप झाबुआ पहुंचे, झाबुआ के? ये जो आपने मेरे भाई की बात बताई, मैं और मुझसे दो बड़े भाई थे, वो पढ़ने में बहुत योग्य थे। अभी जो मुझसे एक बड़े हैं वो हैं, और बहुत बड़े तो स्वर्गवास हो गया। तो वो आर्ट्स में पढ़ते थे, और जो सबसे बड़े थे वो साइंस में बहुत अच्छे पढ़ते थे। हम दो आर्ट्स में थे। मैंने बीए कर लिया था, और हमारे जो बड़े भाई हैं वो एमए कर लिया था, और उसी समय संस्कृत के कारण वो बीएमएस की पढ़ाई कर रहे थे। मेरे लिए भी अवसर था कि मैं भी बीएस में जाऊं, मेरे सारे मित्र भी जा रहे थे। उस समय नौकरी का इतना ज्यादा नहीं था, पर भी इतनी आसान भी नहीं थी। तो वो बीएमएस करने के बाद एमएस करने के लिए गए थे, भारत सरकार देती है अवसर, तो वो नेपाल चले गए थे। फिर उनको ये अवसर आया खास की सेवा का कि वनांचल में आपको कुछ समय रहना पड़ेगा, तो उनको अलीराजपुर, यानी उस समय झाबुआ जिला था, उनको भेजा। तो मैं तब तक संघ का प्रचारक था। जब मुझसे बात की तो मैंने उनसे एक ही बात कही, एक तो जहां आपकी नियुक्ति हो वहीं रहना, और वहीं रह के काम करना। और वो थे भी बड़े सात्विक मनोवृत्ति के, अभी भी वो सेवा देते हैं। तो 6 वर्ष तक उन्होंने कोई छुट्टी नहीं ली, और वहां पे वो बहुत लोकप्रिय हो गए। मैं उनको मिलने के लिए भी 2 बार गया। तो जो उस समय का व्यवहार था, वो तो आदिवासी समाज, जनजाति, जो ट्राइबल है, अनुसूचित उनको अपराधी ही माना जाता था। और उस समय तो मेरे मन में ऐसा कल्पना भी नहीं थी कि मैं कभी झाबुआ में जाऊंगा। बाद में मैं संघ में रहते हुए विद्या भारती में जब मुझे काम मिला, तो सरस्वती शिशु मंदिर के कारण अलीराजपुर, राणापुर, झाबुआ, धार, इधर सब जगह जाना हुआ। तो बड़े भाई के कारण मैंने अलीराजपुर देखा था, वो सबसे ऐसा प्रसिद्ध इलाका था, चांदपुर, वहां पर थे। बाद में फिर उनको ही एक बार रास्ते में आते समय किसी ने तीर लगा दिया, तो जो सुनी हुई बातें थी उनको सही लगने लगी,
तब फिर उन्होंने अपना ट्रांसफर कराने के प्रयास किए और हो भी गया। फिर वो वहां से मेरे कहने के बाद भी वो नहीं माने, तो सामान्यतः लोग बोलते थे कि अपराधी लोग हैं, और चलते समय उनको तीर भी मार दिया, वो गिर भी पड़े, उनका बड़ौदा में इलाज हुआ, उनकी टांग भी टूट गई। तो इस तरह का वातावरण था उस समय। और मैं जब वहां गया, इसमें बहुत अंतराल है। ये घटना तो शायद 89 की है, मैं तब से और पहले से जा रहा था, और मैं वहां गया 98 में, करीब 10 साल बाद। तो वहां पर मैं जैसे ही गया, तो मुझे, जिसको कहना चाहिए जीवन का सौभाग्य, कई बार व्यक्ति ठोकर खा के सीखता है। मेरे लिए अवसर ये मिला कि वनवासी कल्याण परिषद मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से चलने वाला अखिल भारतीय संगठन था, और मध्य प्रदेश में उसमें अनेक अच्छे अच्छे लोग थे। उसमें हर्ष जी चौहान, जो धार के थे और स्वयं भिलाला जनजाति के थे और IIT के पढ़े हुए थे। और मैं जब आया तो वो प्रदेश के मंत्री थे, मैं महामंत्री था। तो उनकी बातें सुन करके मुझे लगा कि ये एक अच्छा व्यक्ति हमको वहीं की बातें बता रहे हैं। तो प्रारंभ से ही मुझे सरकारी अधिकारियों को किस नजरिए से देखना चाहिए और जनजाति क्षेत्र को किस नजरिए से देखना चाहिए, तो ये मुझे प्रॉपर, जिसको कहना चाहिए प्रॉपर गाइडेंस मिलना, सही दृष्टि मिलना। उन्होंने एक तो कहा बहुत अच्छे मन के लोग सरकारी कर्मचारी वहां जाते हैं, परंतु वो समाज को नहीं समझते, समाज की भाषा, बोली, सभ्यता, परंपरा। क्योंकि ज्यादातर लोग बाहर के जाते थे, उत्तर प्रदेश के शिक्षक थे, प्रशासनिक अधिकारी सब मध्य प्रदेश के बाहर थे, IAS IPS अक्सर भी सब बाहर के जाते थे। तो उन्हें अपने इधर की सभ्यता और वहां की सभ्यता में बहुत अंतर दिखता था, और वो अपनी सभ्यता को तो सभ्य मानते थे और उनकी सभ्यता को असभ्य मानते थे। उनके रीति रिवाज, उनके कर्मकांड, उनकी कार्य योजनाएं, उनका रहन सहन, उनका खान पान तो एकदम अतर था, अलग था। इसके कारण गैप बहुत था। और ये हरजी ने मुझे बताया कि जब तक आप बाहरी बन के काम करेंगे, जब तक आप अपनी सभ्यता को उनके जैसा बनाना चाहेंगे, तब तो हमेशा ही अंतर रहेगा। कोई भी किसी भी समाज में जाओ, हमारे देश की सभ्यताएं अलग अलग प्रकार की हैं। तो दक्षिण में जाओ वहां अलग है, कश्मीर तरफ अलग है, उत्तर प्रदेश में भी बहुत है, गोरखपुर तरह का। तो उन्होंने ये बात बताई कि क्योंकि आप आ ही गए और प्रचारक हैं, तो समय की तो कोई कमी नहीं है। तो उन्होंने कहा इस समाज को आप अपनी नजर से देखो। और जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे ना अंदर से प्रेरणा लगी कि हमारे समय का सदुपयोग तो तभी होगा, क्योंकि इमेज और रियलिटी, यदि हमने इमेज के आधार पर काम किया, तो इमेज में तो क्या बना हुआ था, जो भी व्यक्ति जाता था वो उनको चोर उचक्के बदमाश ही बोलता था। एक बार मेरे साथ में, मैं बिल्कुल प्रारंभिक था, शायद 98 99 की बात होगी, 1999, माछलिया घाट बहुत बदनाम था। तो मैंने वहीं जाकर के 1 महीने रहा मैं, और वहां एक पंचायत घर बना था, और वहीं पर एक थानेदार ने साईं बाबा का मंदिर बना दिया था। तो वहां पूजा वूजा करते थे, और उसी घाट पर सबसे ज्यादा चोरी होती थी। तो मैंने सोचा कि यहीं पर कुछ किया जाए, तो कुछ जूना पानी के और कुछ मछलियां, और वहां पे ही पता लगा कि मछलियां धार जिले का भी है और मछलिया गांव झाबुआ जिले का भी है, आसपास के गांव है, और घाट बड़ा आड़ा तिरछा था और सड़क भी खराब थी। तो वहां हम रात्रि को उस पंचायत घर में कोई 20-22 नवयुवक छत पर लेटे हुए थे। तो रात के समय कोई साईं बाबा के पास जो एक चौकी बनी हुई थी, वहां रात को 2 बजे एक सब इंस्पेक्टर ने दरवाजा खटखटाया, और उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ आए हुए हो, चोरी करने के लिए आए हैं। तो सारे लोग अंदर डरते ही थे, पुलिस बहुत मारती थी और वे कसूर लोगों को पकड़ ले जाती थी, उनको बहुत। तो वो एक अंदर से भय था ही कि व्यर्थ की परेशानियां, पुलिस से कौन लड़ेगा, और लड़ना भी नहीं चाहिए पुलिस से। तो मैंने दरवाजा खोला और उनसे कहा भाई आधी रात को आप हम सोते हुए क्यों जगा रहे, हम यहाँ पे सो रहे हैं, पंचायत में सो रहे हैं, पंचायत गाँव की है और आपने हमको जगा दिया।
तो इस बात को सुन करके थोड़ा सा उसको लगा कि हम जिससे बात कर रहे हैं और थोड़ी बोली भी पहचान गया वो। तो बोले नहीं नहीं, आप समझते नहीं हो, ये आदिवासी लोग हैं और बहुत अपराधी हैं, यहाँ पर चोरी चकारी होती है। मैंने कहा ऐसा है नहीं, मुझे तो लगता है कि आप इस बात को सही नहीं समझते, ये कोई चोर नहीं है, युवक लोग हैं। तो वो मेरे कहने से मान गया। लेकिन रात को कोई एक ट्रक चोरी हो गया था, उसका कोई माल ले गया था, तो उन्होंने आसपास के गांव में कई घरों की जो पानी वाटर पंप की मोटरें ले गए, राजगढ़ के पास थाना था उसमें जमा कर दी, कई लोगों को मारा, फिर वो पैसे वैसे दे करके कैसे छूटे। तो ये इमेज और रियलिटी का बड़ा भारी गैप था। पुलिस का है, भले ही अच्छे मन से आए, पर उन्हें अपराधी समझ रही है, और वो इनको कैसे समझाएं, कैसे बताएं, इनकी बोली भी नहीं आती। फिर वो जो आंखों से देखते बाजार में इकट्ठे होते हैं, उस समय तीर कमान भी लेकर के आने की एक परंपरा थी, धीरे धीरे पुलिस ने वो बंद करा दी। कपड़े भी उनके सहज रहते थे, कमर में बांध लिया जैसे भगवान शिव का ड्रेस रहती है ना। वास्तव में हमारे यहाँ की जो देवताओं की ड्रेस है, वो ड्रेस यदि कहीं देखने को मिलना है, भगवान शिव जी की या हनुमान जी की लंगोटी, ये सब वहीं पर मिलती थी। ये तो बड़े बड़े शहरों में पहले बदल हुआ अंग्रेजों के कारण से। हमारे भारत की वेशभूषा तो यहाँ के परिवार के परिवेश के अनुकूल थी। तो वहां जो घटना घट रही थी, तो उसमें एक इमेज बना रखी थी लोगों ने कि ये असभ्य लोग हैं और अपराधी प्रवृत्ति के। इसके कारण से आपस के संवाद ही ठीक नहीं होते थे। और प्रशासनिक विभाग के जितने अमले थे, करीब 40-50 विभाग रहते हैं हर प्रदेश में, हर देश भर में, तो वो सभी विभाग के लोग उनके बारे में बोलते रहते थे। तो जब हर्ष जी ने मुझे ये बात कही, तो मुझे लगा कि समय देना चाहिए, और मैंने समय देना शुरू किया। तो 1 महीने 2 महीने के बाद मुझे लगा कि पूरे अंचल को समझना चाहिए। तो वनवासी कल्याण परिषद में रह करके वहां के जो प्रदेश के पदाधिकारी थे, उन्होंने भी अच्छा लगा कि गांव में घूम रहे हैं, जा रहे हैं। 4-5 साल उस अंचल में घूमने के बाद युवकों में और समाज के अंदर पहचान में आई कि उनकी जो परंपरा है, उनकी जो रीति रिवाज है, वो काफी अच्छे हैं। और इससे बाहरी समाज जो शासकीय सेवा में है, शिक्षक बन के गया हुआ है, व्यापारी भी, जो जितने भी ज्यादा व्यापारी हैं वो राजस्थान से आए हैं, या मालवा के तो बहुत कम है, राजस्थान के ही ज्यादा हैं, कुछ गुजरात के हैं। वे लोग भी क्या है, ऐसे नहीं थे जो ग्रामीण क्षेत्रों से उनके संबंध थे, सिर्फ व्यावसायिक थे। और व्यावसायिक संबंध तो एक प्रकार से रणनीतिक हैं, भाई मुझे लेना है तो आपसे जो भाव बता रहे हैं वही लेना है। तो गहरे पारिवारिक जिस तरह के संबंध होते हैं अन्य स्थानों पे, वैसे नहीं थे। तो मुझे लगा ये गैप बहुत बड़ा है, और इसके अंदर यदि हम नहीं जाएंगे तो अंदर से कोई सामाजिक जागृति नहीं आएगी। तो फिर 1998 से लेकर 2004 तक हम लगातार संपर्क करें, और 2004 में एक वनांचल सशक्तिकरण नाम से एक योजना बनाई, जिसमें गांव के हित में काम करने वाले जो भी युवा थे, उनको हमने कहा कि अपने गांव की समृद्धि के लिए आप लोग प्रयास कर रहे हैं, हम भी इसमें मिलकर करते हैं। तो ये एक परिवर्तन था। तो वहां पर एक जो चेंज की बात करना चाहिए वो ये था कि समाज का जो रीति रिवाज था, परंपराएं थी, उससे अनभिज्ञ होने के कारण से बहुत विस्फोट था, माना दुर्घटनाएं होती थी, मानसिक रूप से भी, शारीरिक। और सरकार के कर्मचारियों पे तो पावर रहती है, तो वो पावर का दुरुपयोग भी होता था, और उनके पास क्या था पावर, वो तो भागते थे। तो इसलिए दूरियां ज्यादा थी। और हमने उसको अंदर से जाने के बाद पता लगा कि ये समाज सभ्यता की दृष्टि से, जीवन मूल्यों की दृष्टि से काफी सक्षम है, और इसको आधार यदि बनाया गया तो ये समाज हमारे देश के लिए कोई समस्या नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं है। तो एक प्रकार से ऐसा है कि जो देश को भी आगे ले जा सकता है, और सभी प्रकार के गुण धर्म उनके अंदर थे। इस तरह का मेरा अनुभव आया 5-6 साल के अंदर। तो ऐसे एक दूसरी यात्रा हो गई, वनवासी कल्याण परिषद में रहते हुए काम करने में एक अच्छा लगने लगा। युवा ग्रामीण लोग इकट्ठे होने लगे, वहाँ की रीति रिवाज से परिचित हुए। तो ये हमारी यात्रा वहां पर इस रूप में प्रारंभ।
जी, तो जैसा कि आपने बताया कि मतलब पहले वाले जो लोग थे वो अंग्रेजों के समय से ही दरअसल ये चला आ रहा होगा कि बाद में भी प्रशासन ने वो कंटिन्यू रखा कि वो उन लोगों के बारे में जो भ्रम फैले हुए थे, उस चीज़ को जानने समझने की जगह वो लोग बुरे लोग नहीं थे प्रशासन के भी, लेकिन उनकी एक सोच थी वो बाहर के समाज से आती थी और ये वाला समाज अलग था, वो उसको समझने का प्रयास नहीं किए। इसके कारण वहाँ कभी भी डेवलपमेंट या विकास या वहाँ पर लोग खुश नहीं रह पाए और एक वो दूरी इंडिया और भारत वाली जिसे हम कहते हैं वो बनी रही। तो जैसा कि आपने बताया। शुभम जी, ये जी। ये शुभम जी जो बात आप बतला रहे हैं ना, ये वहां रह करके मुझे ये शिक्षा मिली कि पूरे भारत में ही स्थिति ऐसी है कि जो लोग आधुनिक एजुकेशन के द्वारा अपने आप को एजुकेटेड समझते हैं, उसमें गांव के लोगों की सभ्यता को असभ्य कहा जाता है। माने वहां जब मैं छठी कक्षा में पढ़ता था, मुझे तो तब समझ में आया, वहां जेंटलमैन नाम से एक पार्ट था छठी अंग्रेजी में। तो वहां टाई लगाए हुए, पैंट पहने हुए, बेल्ट लगाए हुए, कोट पहने हुए जो था, वो था जेंटलमैन, सभ्य भद्र पुरुष। अब गांव का आदमी तो उनकी नजर में भद्र है ही नहीं। गांव में यदि कोई लंगोटी लगाए है, पहने हुए है, या कोई बाल उसके उस ढंग के नहीं है, टाई नहीं है, तो जेंटलमैन की एक तस्वीर बना दी थी। और वो पूरे भारत के आधुनिक एजुकेशन वाले लोगों के साथ ये अभी भी है, ये कोई समाप्त तो नहीं हुई। लेकिन हमने अपने प्रयासों से झाबुआ और अलीराजपुर में ये बहुत हद तक इस इमेज और रियलिटी के गैप को भर लिया है। अभी बाहर से जो लोग आते हैं वो इसी मानसिकता से आते हैं। रेल में आते समय लोग बोलते हैं हम झाबुआ जा रहे हैं, तो कहते हैं अरे कहाँ जा रहे हो। अभी भी इंदौर के बहुत से लोग जो अनभिज्ञ हैं वो भी इस तरह से धारणा बनाए हुए हैं, क्योंकि यहाँ मध्य प्रदेश के एक चीफ सेक्रेटरी थे, सुशील चंद्र जी वर्मा। उन्होंने जो किताब लिखी है, उस किताब में ऐसा ही वर्णन है कि ये लोग अपराधी हैं, गैंग बना करके रहते हैं। तो जब उनके प्रति जो दिया गया ज्ञान है वो सतही तौर का है, मन अच्छा है, मैं अच्छे मन से जाऊं, पर पहले से ही मेरी धारणा है कि सामने वाला चोर है, तो मैं सावधान होके जाऊं। और यदि धारणा है कि वो बड़ा सभ्य है और हो चोर, तो मैं जाऊंगा और वो उससे धोखा खा जाऊंगा। तो हमारे ये जो वर्तमान एजुकेशन है, इसमें ये चीज एक मिस है, घट रही है कि जिसको जाके अध्ययन करना, और सभ्यता का मतलब कपड़े नहीं होते। ये स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि यदि सभ्यता कपड़े से आके जाती तो दर्जी ही बना देता सबको सभ्य। तो सभ्य का संबंध चरित्र से है, और चरित्र जीवन मूल्यों की आस्थाओं से बनता है। तो उससे कोई देखना नहीं चाहता था। तो ये केवल झाबुआ में नहीं था, ये तो अब मैं ये कहता हूँ सभी गांव में ये परेशानी आती है। गांव वाले परेशान है। जब मैं हरियाणा में गया था तो हरियाणा के जाटों को भी लोग इसी तरह से समझते थे। तो वो भी बहुत अच्छे लोग हैं। पंजाबियों पे कितने चुटकुले बनते हैं, लेकिन वो गुरु तेग बहादुर ने कितना संघर्ष किया। तो हमारे देश में इमेज और रियलिटी, ये एजुकेशन के कारण बहुत ज्यादा है, और इसके कारण बहुत नुकसान भी हो रहा है। झाबुआ में हमने इसको हरजी चौहान, उन्होंने उच्च शिक्षा ली थी, लेकिन उनका जो परिवार था, उनके पिताजी भारत सिंह जी चौहान क्रांतिकारी थे, और आजादी के होने के बाद भी उन पे वो केस लदे थे। बाद में हुए, उच्च शिक्षक थे, वो सांसद भी रहे, और वो बड़े लीजेंड पर्सन थे। और उनकी माँ बड़ी योग्य थी, और वो थे जनजाति के। अब लोगों को ये विश्वास ही नहीं होता कि जनजाति के लोग आईआईटी उस समय कर रहे थे, और जनजाति में आईआईटी करने के बाद उन्होंने नौकरी भी नहीं की। और उन्होंने संकल्प लिया कि इस समाज के साथ जो अन्याय हो रहा है, इमेज और रियलिटी का गैप है, इसके कारण सेतु नहीं बन रहा है, अच्छी योजनाएं क्रियान्वित नहीं हो रही। तो ये कल्पना ही नहीं थी लोगों को। अब जा करके लोगों को ध्यान में आ रहा है कि बिरसा मुंडा क्या थे। अभी ध्यान में आ रहा है कि उस समय के जो आजादी के नायक थे, वो देश की कितना उनके अंदर जज्बा था। पहले तो लोग ये अभी भी यही समझते हैं कि ये तो भार है, ये तो इनको हमें खिलाना नहीं खिलाना है, जबकि ऐसा है ही नहीं। जी। तो ये हमको एक प्रारंभ से लोगों को सोचना तो मिल गया। अंग्रेजों ने बल्कि नोटिफाई कर दिया था, जैसे ठग हुए, पिंडारी हुए,
चंबल में बोल दिया था सभी डाकू हैं। तो अंग्रेजों से जो लड़े क्रांतिकारी, उनको भी अंग्रेजों ने नोटिफाई कर कर मतलब उस कानून में लिख दिया था कि ये तो पैदा ही चोर होते हैं या पैदा ही डाकू होते हैं। तो मुश्किल से आजादी के बहुत साल बाद वो हटाया गया। और लोगों अंग्रेजों की एक चीज और थी कि हम सभ्य हैं, जो हमारे जैसे काम करेगा वो सभ्य है, बाकी सब असभ्य हैं। तो वही चीज अनफॉर्चुनेटली पूरे के पूरे मैकॉले एजुकेशन बाद में भी चलती रही, जिसके कारण ये सारा कुछ होता रहा। तो आपने जैसा बताया, आपने 98 से 2004 मतलब 6 साल लगातार काम, मतलब डायरेक्ट आपने सुधार करने की कोशिश नहीं की, आपने पहले उनको जाना, उनके बीच में घूमे, उनको समझा और फिर आपने सुधार शुरू किया। तो ये बहुत एक बड़ी चीज होती है, समाज सेवी को भी ये सीखनी चाहिए कि आप जिस क्षेत्र में जा रहे हो वहां इस भावना से मत जाओ कि मैं महान हूं, मैं बड़ा हूं और मुझे सुधार करना है और वो मूर्ख हैं। तो महेश जी ने 6 साल वहां घूमे, पहले उस समाज को समझा, उस समाज को जाना, उसके हिसाब से रहन सहन शुरू किया और उसके हिसाब से काम शुरू किया। तो महेश जी, इसके बाद मैं जानना चाहता हूँ कि शिव गंगा की यात्रा कब से शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, और सबसे ये पानी वाली चीज को ही क्यों उसमें चुना गया सबसे प्राथमिकता के तौर पर? इसमें जो बात आपने कही, उन चीजों को मैं बताना चाहूंगा। अनेक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मैं भी सामाजिक कार्यकर्ता ही हूँ। और झाबुआ आने के पहले 20 साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कारण, विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी परिषद के कारण, और हम अपने सामाजिक कार्यों में जन्म लेते हैं, भारत के सभी लोग। तो सामाजिक जीवन में कैसे काम करना है, इस तरह की जो बात है बहुत महत्वपूर्ण, जो शिवगंगा ने अपने यहाँ कर ली, मैंने उसको कर ली। वो क्या बात थी कि कभी भी हम कोई स्कीम लेके जाते हैं, योजना लेके जाते हैं, उसे इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं, जो अभी आपने उल्लेख किया। हम भी इसी तरह की योजना, क्योंकि वनवासी कल्याण परिषद में भी अनेक लोग अच्छे अच्छे हैं और त्याग तप इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है, और योग्यता में उनका कोई सानी नहीं है, ऐसे लोग थे। उनके साथ हमारे संवाद हो रहे थे, पर वहां पर भी एक कमी दिखाई दे रही थी कि इन्वॉल्व होना और इंटरफेयर करना, ये दो बातें हैं जिसके कारण से सामाजिक कार्यकर्ता स्थानीय स्तर का जो नेतृत्व है, सामाजिक नेतृत्व विकसित नहीं कर पाता। तो हर्ष जी ने संकल्प लिया था 1984 में कि मैं कोई शासकीय सेवा में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आईआईटी दिल्ली से उन्होंने एमटेक किया। तो उस समय उनको सभी तरह की शासकीय सेवाओं में जाने के अवसर थे। उनके जो साथी हैं, मध्य प्रदेश में कई प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, दिल्ली में है, अमेरिका में बहुत जगह है, और वो मानते हैं कि हर्ष बहुत होशियार थे, लेकिन ये नहीं गए। तो उन्होंने मुझे ये बात बताई इस विषय में। और हर्ष जी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इंदौर के विभाग कार्यवाह थे, तो उनके साथ दो चीजें जुड़ गई। एक तो उनका अपना व्यक्तित्व, उनका खुद के अपने जीवन का चरित्र, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो समग्रता, दोनों चीज मिल गई। मेरे अंदर भी, मैं प्रचारक, पूरा समय देने वाला, तो हमारी युति बनी। तो उसमें हर्ष जी ने मुझे ये बात कही कि इंटरफेयर और इन्वॉल्व। तो इंटरफेयर कब होता है? जब हम ये मान के चलते हैं कि सामने वाला कुछ करना ही नहीं चाहता, परिणाम नहीं आते, तो हमारा निष्कर्ष होता है कि ये कुछ करना नहीं जानते, हम इनको ठीक कर दें। तो हर जी ने कहा कि देखो, कोई इतने हजारों साल से कोई समाज रह रहा है, तो ऐसा कैसे संभव है कि वो अपना विकास ना करना चाहे, अपने बच्चों को आधुनिक तकनीकी की शिक्षा ना देना चाहे, और उस समाज में कोई अच्छी परंपराएं ना हो। तो उस परंपराओं में जाके इन्वॉल्व होना चाहिए, और उनके प्रयासों में यदि हम मिल जाते हैं तो अनेक बातें हमको समझ में आएंगी वो कैसा काम कर रहे हैं। तो हमने ये बात को एक सूत्र रूप में समझा, और वहां जितने ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे थे, झाबुआ में जब मैं गया तो हमारा एक बहुत अच्छा कार्यकर्ता है, अब तो, उस समय वो छोटा था, 10वीं में पढ़ता था, उसने ये बात कही कि आप अपनी योजनाएं लेकर के क्रियान्वित करते हो, और गांव में निर्णय लेने की एक परंपरा है। गांव में 5-6 लोग हैं, गांव का मुखिया जिसे तड़वी बोलते हैं, गांव का पुजारा है, गांव का बड़वा है, ये लोग जो निर्णय लेते हैं उसमें धन खर्च होता है तो पूरे गांव के हर घर के लोग देते हैं। आप गरीबी और अमीरी पे विचार करते हो, वो एक फाला पद्धति है जिसमें कुल खर्चे का डिवाइड कर देते हैं परिवारों पर।
समझो 30,000 का खर्च है तो 200 परिवार हैं तो उस पर डिवाइड कर देते हैं, तो वहां कोई चंदा नहीं होता और सब घर आके दे जाते हैं, कार्यक्रम हो गया, सबके सामने होता है, सामान की खरीदी और ये सब। इतनी सुंदर व्यवस्था है वहां की। तो उस कृष्णा ने मुझे ये कहा कि हमारे गांव की जो रीति रिवाज है, अब वो आप बनाते नहीं है, आप वनवासी कल्याण परिषद में प्रदेश में अखिल भारतीय स्तर की योजनाएं ला के सूचना दे देते हो, वो सुन लेते हैं, फिर वो जब गांव में बताते हैं तो लोग उसको एक तरफ कर देते हैं। तो ये वनवासी कल्याण परिषद में भी समस्याएं तब भी आ रही थी और आज भी आ रही, और अन्य संगठनों में भी ये समस्या आ रही। तो अब चूंकि मेरे पास एक बड़ा दायित्व भी था, थोड़ी काम करने की स्वतंत्रता भी थी, तो हरजी भी साथ में थे, और बाद में हरजी नए निर्वाचन के बाद अध्यक्ष हो गए, मैं महामंत्री हो गया। तो हम दोनों ने मिल करके जब ये कहा कि उनके साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे और इन्वॉल्व होके काम को इवॉल्व होने देंगे, तो जब काम इवॉल्व हो रहा है तब सामाजिक नेतृत्व तो खड़ा हो रहा है। अब कई बार काम हमको लगता है बिगड़ रहा है, पर वहां पे एक भिड़ा पद्धति है। भिड़े पद्धति में क्या है कि कई तरह के लोग रहते हैं, किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को देर में समझ में आता है। तो जल्दी समझने वाला ये कहता है कि ठीक है आ गई समझ में, पर एक बोलता है नहीं नहीं मुझे अभी समझ में नहीं आई। तो वहां बड़े धैर्य से काम करना पड़ता है। तो इन्वॉल्व होने वाले व्यक्ति को वो धैर्य की जरूरत रहती है। अपने कौन सा शब्द बोलना है तो संयम की जरूरत रहती है। रुको, जब तक सारे लोग नहीं समझ, ये समझ लो कि एक वृद्ध व्यक्ति जा रहा है, एक नौजवान जा रहा है, एक बच्चा जा रहा है। यात्रा में युवा दौड़ सकता है पर वृद्ध नहीं दौड़ सकता, छोटा नहीं दौड़ सकता। तो ऐसा नहीं कर सकते कि वृद्ध को छोड़ जाओ या बच्चे को फेंक दो। सबको साथ लेके चलना यदि है तो इन्वॉल्व होने में ये है कि हम सबके साथ मिलके काम करें, और ना उनको रोकना है ना टोकना है, मिल करके करो। तो जो भी वहाँ अच्छा होता है उसका सब साथ देते हैं। कई बार हमें वहाँ की योजना अच्छी लगती, उनको हमारी लगती। तो शिव गंगा के माध्यम से वनवासी कल्याण परिषद में ये कार्य शुरू हुआ कि इन्वॉल्व होकर कार्य को इवॉल्व होने दिया और उसमें हस्तक्षेप नहीं किया। वहां से ही ये बात आई कि ये बदलाव होना चाहिए। ठीक है, होगा। हमें कई बार बदलाव लगता है पर वहां नहीं लगता, कई बार उनको लगता है और हमें नहीं लगता, तो हम फोर्स डालते हैं, और ये फोर्स डालने से सामाजिक कार्य में रुकावट आती है। तो ये जो सामाजिक लीडरशिप बनना है, तो शिव गंगा की जो एक कार्य पद्धति बनी धीरे धीरे, एक तो ये बनी कि कार्य में संलग्न हो, मिल जाओ, हिल मिल के काम करने लगो। फिर वो वहां पे समझो कितने प्रकार के, तो वहां गांव के अंदर सभी तरह के कार्यक्रम चलते हैं, आज भी चलते हैं। और फिर वो लोग आ जाते हैं, फिर बिना बुलाए आ जाते हैं कि चलो वहां चलते हैं, हमारी बात अच्छी लगी तो हमारे पास आ जाते हैं, हमको लगता है तो विवाह शादी में आपस में हिल मिल जा रहे। तो एक सूत्र ये लगा। दूसरी बात ये लगी कि स्वार्थ जगा करके लोगों को इकट्ठा करना, ये हमारे देश में एक प्रकार की एक परंपरा सी चल गई है कि लोगों को लगता है कि स्वार्थ जगाए बिना कोई काम ही नहीं करेगा। जबकि भारत का जनमानस या मनुष्य का जनमानस स्वार्थ से काम करने का नहीं, वो परमार्थ की प्रेरणा से काम करता। तो जब हम कोई योजना लेके जाते थे कि तुम्हें नौकरी लग जाएगी, तुम व्यापार कर लोगे, तुम्हें हम बैंक से पैसे दिलवा देंगे, इसमें वहां उपेक्षा होती थी। मतलब उनको लगता था ये भी कोई दलाल ही है, क्योंकि उनको धोखा देने वाले हर पॉइंट पर उन्हें धोखा मिलता था। दुकानदार उनको कहता था इतना पैसा ले जाओ हम देंगे, बाद में पटा देना। सरकारी कर्मचारी कहता है इतना करो तो हम ये मिलेगा। तो सब स्वार्थ जगाते थे और परिणाम ये निकलता था कि सब कर्ज में डूबते जाते थे। तो शिव गंगा का एक दूसरा कार्यक्रम ये रहा कि परमार्थ की प्रेरणा से सब लोगों को आमंत्रित कर, जो भी आएगा वो इस उद्देश्य से आएगा कि हम अपने गांव की समृद्धि के लिए क्या, गांव के लिए पढ़े, गांव की अच्छी खेती हो उसके लिए सीखें। तो गांव की समृद्धि के लिए जो जरूरी है वो गुण विकास करना, उसके लिए शिक्षण लेना। तो जब ये शुरू किया तो प्रारंभ में तो मुझे भी अंदर से विश्वास नहीं हो रहा था, पर वहां पे एक परंपरा है हलमा, और हलमा परंपरा को जब पता लगा
कि गांव के लोग इकट्ठे होते हैं और किसी के भी संकट में उसका साथ देते हैं, और संकट से उबर जाए अपने घर आ जाते हैं, कोई मजदूरी नहीं लेते, साथ में रहते हैं, हिल मिल के रहते हैं। तो मुझे जब ये बात करने को मन में आया कि पानी का संकट है, पानी के कारण लोग साल भर में 6 महीने वर्षा आधारित खेती करते थे उस समय, और बाकी लोग मजदूरी गुजरात राजस्थान जाते थे। तो उनसे चर्चा की कि यदि एक साल 2 फसल हो जाए, ये गांव वालों के मन में था, तो हमें जाने नहीं पड़े। तो हमने कहा पानी रोक लेते हैं। तो पानी रोकने के लिए गांव के व्यक्तियों ने कहा हलमा में आ जाए तो ये हो सकते हैं इकट्ठे। तो हमने हलमा का आह्वान किया। उसमें एक ही बात परेशानी थी कि बाकी सब ग्रामवासी बोलते थे मैं आ जाऊंगा, पर सभी लोग पानी रोकने के लिए आ जाएंगे ये विश्वास नहीं था। तो उनमें आपस में कॉन्फिडेंस की कमी थी, एक दूसरे के प्रति उनका विश्वास दृढ़ नहीं था। तो जब हमको ऐसे करीब 2000 लोगों ने कहा कि हम आएंगे, पर दूसरा कोई आएगा तो विश्वास नहीं। तो पहले साल हलमा के नाम से झाबुआ जिले की हाथी पावा की पहाड़ी पर हम लोगों ने निमंत्रण दिया। तो 2000 में से करीब 1200 लोग, और 1200 लोगों से हमने ये पूछा कि आप तो इतने लोगों पर अविश्वास करते थे। तो उन्होंने कहा हाँ हमको अविश्वास था, पर ये आ गए। और वही विश्वास बढ़ाने के लिए हलमा होने लगा। और वो हलमा आज की स्थिति में 2021 में ये है, इस कोरोना के कारण, कोविड-19 की महामारी के कारण बड़ा हलमा जिसमें हजारों लोग आते थे वो हमने नहीं करा, क्योंकि शासन ने अनुमति भी नहीं दी थी और हमने भी नहीं मांगी, क्योंकि व्यर्थ में। लेकिन गांव वालों ने गांव में इकट्ठे होकर के 10 तालाब और बड़े बड़े तालाब बना दिए, और ग्रामीण लोगों ने स्वयं गांव में इकट्ठा आना, अपना घर भोजन करना, आना, तालाब बनाना, कई लोगों ने रुपए भी इकट्ठे कर लिए। तो ये जो बात थी, ये अभी भी लोग विश्वास नहीं करते, अभी बोलते हैं आप इनको पैसे देते होगे, मना करते होगे। तो सच्चाई को देख के विश्वास नहीं होता। और ये भील समाज में ये परंपराएं थी। तो भील समाज परमार्थ की प्रेरणा से कितना आगे बढ़ रहा था, परमार्थ की वो ताकत उसके अंदर थी, वो स्ट्रेंथ थी, उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा था। और क्यों छूट रही थी? समाज शास्त्रियों से भी छूट रही थी, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता भी, अरे ये तो गरीब लोग हैं। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि गरीब हो या अमीर, त्याग की भावना यदि पहले होगी तो गरीबी अमीरी का कोई मतलब नहीं है। जो दानी होता है वो गरीबी में भी दान देता है और पैसा आने पर भी देता है। और जो दानी नहीं होता वो चाहे इतना पैसा आ जाए, पैसा दान नहीं देता समाज के लिए। तो दानी प्रवृत्ति वाले के पास धन आए तो धन देता। तो झाबुआ के लोगों को सिर्फ लोग गरीब समझते थे कपड़े के कारण, लेकिन मन से वो थे कि समय है उनके पास, समय देते थे, मजदूरी छोड़ देते थे। तो एक प्रकार से वीरत्व था उनके अंदर, सामाजिक कार्य का। तो ये जो स्ट्रेंथ थी, और पूरे भारत के हर जनजाति क्षेत्र में मुझे अनुभव आया। अब तो सारे देश का भ्रमण मेरा किया हुआ है, कल्याण आश्रम के माध्यम से भी और बाद में भी, कि जनजाति समाज भारत की एक बहुत सशक्त समाज है, और उसकी जो सामाजिक स्ट्रेंथ है उस पर यदि फोकस किया जाता तो लालच जगाने से व्यक्ति लाभार्थी बनते हैं, और जितने ज्यादा लाभार्थी बनेंगे उतना देश कमजोर होगा। तो ये भारत में भी हो गया, और भारत के पढ़े लिखे समाज में भी हो गया, और सामाजिक धार्मिक संस्थाओं में भी ये बात आ गई, स्वार्थ जगाओ। और स्वार्थ जगाने वाला व्यक्ति फिर त्याग के समय त्याग नहीं करता। तो लोग बोलते हैं लोग आते ही नहीं, आप क्या जादू कर दिया। हमसे ये बोलते हैं कि आपने क्या जादू कर दिया। तो हमने जादू नहीं किया, हमने अपने समाज की जो ताकत थी और उसको हमने एक तरफ कर दिया, उसी ताकत का प्रयोग किया, उसमें सामाजिक कार्य करने की अपार क्षमता थी। तो ये एक प्रकार शिवगंगा का सिद्धांत था कि लोग परमार्थ के लिए करें, ये सिद्धांत था। झाबुआ और अलीराजपुर जिले में ये व्यवहार में देखा जा सकता है कि परमार्थ की प्रेरणा से, स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए
एक गांव के लोग दूसरे गांव में तालाब बनाने जाते हैं, 100-100 किलोमीटर दूर जाते हैं। और अब तो पानी के साथ में पेड़ लगाने का, जंगल, फिर से जंगल हरे भरे करने का, 120 गांव, 80,000 पेड़ बड़े हो गए। और हम हर साल लाखों की संख्या में बीज के द्वारा गांव गांव में अब ये आंदोलन, जन आंदोलन की ओर बढ़ रहा है। और जमीन के संवर्धन की दिशा में भी, कि हमारी जमीन जहरीली नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसमें अन्न पैदा होगा, इसी को खाएंगे तो लोग रोगी बन जाएंगे। तो ये भी एक भावना है कि मेरे देश के लोग निरोगी रहे, देश के लोग, हम नहीं कि मैंने मेरे खाने के लिए तो वो कर लिया और बेचने के लिए जहरीला। झाबुआ में ऐसा नहीं है, वहां का किसान सोचता है कि कोई भी खाए वो स्वस्थ और निरोगी अन्न खाना चाहिए। तो ये भी एक वहां की एक ताकत थी कि उनके मन में ऐसा नहीं था कि बस मैं मेरे घर घर के लिए अच्छा कर लूं और बाकी के लिए बेचने के लिए मैं खराब अन्न दे दूं, ज्यादा रासायनिक खाद डाल दूं, ज्यादा उसमें स्प्रे कर दूं पेस्टिसाइड का, कीड़े मारने का। तो ये जो समाज की स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ के आधार पर अलीराजपुर झाबुआ में आप देखेंगे कि जल, जंगल, जमीन और जानवरों का भी संवर्धन, क्योंकि पशु पक्षी ये भी सारे हमारे समाज के अंग है। तो ये इस तरह का जो कार्य हुआ, 20-22 साल हो गए वहां पर। तो अब वहां पे आकर के देखने से एक विश्वास जगता है कि सही अप्रोच काम करने की, सामाजिक कार्य करने की क्या है कि समाज का सशक्तिकरण करना। और समाज के सशक्तिकरण से व्यक्ति भी सशक्त हो जाता है। तो यदि किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता को बात करना है तो केवल इसकी नहीं कि हम गांव का अध्ययन करें, अध्ययन भी करें और आमंत्रित करें। तो ऐसा नहीं करें कि आपको क्या फायदा। अभी भी हम इस बात से जूझते हैं। लोग बोलते हैं कि क्या फायदा हुआ पानी रोकने से, पेड़ लगाने से क्या फायदा हुआ। तो हम उत्तर तो दे देते हैं, पर कुल मिलाकर के उनके हृदय में एक ही बिना फायदे के कोई चलता नहीं। जबकि पूरे भारत अब त्याग, बलिदान, वीर लोग बलिदान करते थे, उन्हें कहाँ पता था कि देश आजाद होगा। लेकिन उन्होंने अंग्रेजों के सामने झुके नहीं, आंदोलन चलाया। तो वो वृत्ति उस समय भी थी, उसके पहले भी थी और आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। वही वास्तव में भारत की शक्ति है। उस शक्ति से समाज को खड़ा करना चाहिए। तब पूरे दुनिया के अंदर जो कहते हैं ना, हम संदेश देंगे दुनिया को, तो क्या संदेश देंगे? वो ये संदेश देंगे कि स्वार्थ जगा करके नहीं, परमार्थ जगा करके मिलजुल के काम करें। ये एक बात। तो जैसा कि आपने बताया कि स्वार्थ लोग जगाते हैं, अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, सरकारें और पॉलिसी मेकर्स भी सबका स्वार्थ ही जगा रहे हैं। उनको कुछ चीजें बांट बांट करके ये ले लो, ये कर दो, तो वो बदले में हमेशा कुछ मांग करने लगते हैं कि आप समाज सेवा करने आए हो, कुछ बदलाव करने आए हो, तो हमें क्या मिलेगा। तो आपने स्वार्थ की जगह परमार्थ जगाया, तो परमार्थ से वही चीज हुई जैसे कि हनुमान जी की सोई हुई शक्ति जामवंत जी ने जगाई थी। तो उसके बाद वो समुद्र लांग गए थे और अपनी स्वयं की प्रेरणा से उन्होंने वो सारे कार्य बाद में किए थे। वैसे ही हमारे वनवासी भाइयों ने वहां पर किए और शिवगंगा झाबुआ ने अब तक वहां पर लाखों लीटर पानी बचाया है, काफी सारा पर्यावरण का संरक्षण। थोड़ा सा ये हनुमान जी का उदाहरण गलत है जी। इसके पहले तो मैं भी ऐसा ही देता था। हनुमान जी में किसी ने स्वार्थ परमार्थ नहीं जगाया, उनमें था, उनमें परमार्थ पहले से ही था। वहां गए तो ध्यान में आया। हमारे समाज के अंदर हमने नहीं जगाया, उसमें था और जगा हुआ था, लेकिन हम उनको स्वार्थी बनाना चाहते थे क्योंकि हमारे अंदर नहीं था। और मैं भी यदि हरजी से नहीं मिलता तो मैं भी स्वार्थ जगाने का ही काम करता और मैं 20 साल तक वही करता रहता। हरजी ने ये कहा कि किसी भी समाज के काम करने की ताकत क्या है, तो वो ताकत है परमार्थ की प्रेरणा से काम करना। तो हमने जो किया वो अलग है, हमने वहां रह करके समय दिया, वो हमारा योगदान है। लेकिन उस समाज में हमने परमार्थ नहीं जगाया। परमार्थ तो उसमें कूट कूट के भरा था, दिखता था। हाँ, आपस में उनमें एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं था, क्योंकि सरकार जो प्रचार करती तो उन्हें लगता है कि अकेले हम ही परमार्थी बचे, बाकी दुनिया हमारे इस रास्ते को तिरस्कृत कर रही। तो
सब कुछ गए थे, संकुचित हो गए थे, अपने उसके प्रति उनका विश्वास घट गया था। उसको जगाने का हमारा योगदान है। उसमें हम जब जिस तंत्र में काम कर रहे हैं उसके जितने लोग हैं उनका योगदान ये है, मेरा भी योगदान ये है कि हमने उस सही बात को समझ के काम किया, और वो थी तो परमार्थ हमने नहीं जगाया, लेकिन हम परमार्थ के आधार पर जब काम किया तो दोनों मिल गए। मेल होने में जो रुकावट थी, हम स्वार्थ जगा रहे थे, वो परमार्थ से जा रहे थे, तो इसका मेल नहीं होता। तो इसलिए हनुमान जी के बारे में भी जो कहानी है कि वो चुपचाप बैठे हुए थे और बाद में उनको जगा दिया, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। हनुमान जी ने बाली से लड़कर सब कुछ छोड़कर अन्याय के विरुद्ध इकट्ठे होकर सुग्रीव के साथ रहे थे, और इस बात को राम ने जान लिया। राम ने भी वही किया, राम भी इन्वॉल्व हो गए, राम भी 14 वर्ष तक इन्वॉल्व रहे, श्री कृष्ण भी इन्वॉल्व हुए, गांधी जी भी इन्वॉल्व हुए। गांधी जी की कुछ कुछ बातें हैं जिद पूर्वक करने की, वो कई बार जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो जिद कर सकते हैं, दोनों ही तरफ से जिद्दें होती थी। श्री कृष्ण भी करते थे, पांडव भी करते थे। तो ये जब हम घर के सदस्य बन जाते हैं तो सबको जिद करने का भी अधिकार मिल जाता है, और एक दूसरे की बात को काटने का भी, और लेकिन मिलके काम करने की जो ताकत आती है वो उस समाज में है, वहां विकृत नहीं हुई। सबसे खास बात ये, जनजाति क्षेत्र में झाबुआ अलीराजपुर में यदि हम ये कहते हैं कि भारत जगत गुरु था, तो मुसलमानों के राज्य के पहले और अंग्रेजों के राज्य के पहले यदि भारत में कैसा भारत था ये देखना हो तो झाबुआ अलीराजपुर के गांव आज भी देखे जा सकते हैं कि जब जिस पर गुलामी की छाया नहीं थी, तो गुलामी की छाया जहां नहीं थी वहां वो समाज कैसा था, उसकी शिक्षा कैसी थी, उसकी न्याय व्यवस्था कैसी थी, उसका व्यापार कैसा था, उसका हेल मेल का तरीका कैसा था। वहां विवाह की बहुत अच्छी पद्धति थी, वहां न्याय की बहुत अच्छी पद्धति है। अभी तो यहाँ सब तरह से कहते हैं सब कुछ हमारा अच्छा उनका बेकार है। तो हम एक प्रकार से किसी हजारों साल से जो व्यक्ति रह रहा है, मुसीबतों को जिसने मुसीबत नहीं समझा, हर परिस्थिति में आगे बढ़ रहा है, तो ऐसा संभव नहीं है कि उसमें एक कोई विकसित परंपरा ना हो। और कार्य के अनुभवों से जब कोई परंपराएं विकसित होती हैं तो वे लंबे समय चलती है। तो अलीराजपुर में, झाबुआ जिले में, दोनों में ही एक बात विशेष है कि वहां 190 साल अंग्रेजों की अधीनता में, और उसके पहले यहाँ मुगलों का राज्य था, पूरा इंदौर संभाग मुगलों के अधीन था, और राजस्थान था, गुजरात था, सब ऐसी रियासतें थी, लेकिन वो जंगलों में नहीं आ पाए कोई राजा। तो जब वे लोग नहीं गए तो 700-800 साल पहले, 1000-1200 साल पहले, जब गुलाम नहीं था विदेशी आक्रांताओं की संस्कृति का, सभ्यता का, वहां देखना हो तो आज भारत की प्राचीन, जहां कोई मंत्र बोलते हैं, ना राजा ना राज्यासीत, ना दंडो न च दंडिका, धर्मेणैव प्रजा सर्व रक्षन्ति परस्पर। यदि इस मंत्र को देखना है तो ये मैं बोलता हूं कि आप झाबुआ में देख सकते हो। हालांकि इन 70-80 सालों में इसको भी नष्ट करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि बहुत से लेफ्टिस्ट उसमें आ गए, वो भी नहीं चाहते कि इस तरह का कोई चिन्ह बचे, तो वो भी भारत की इन परंपराओं को फांस उड़ाते हैं। विदेशी अनेक लोग आ गए, पर फिर भी अलीराजपुर झाबुआ के गांव में ऐसी स्थितियां हैं, और शिवगंगा ने इसका साक्षात्कार किया, और इस आधार पर वो समाज को जब चर्चा की तो वो जल्दी दिखने लगा। इसलिए जो भी अब कार्यक्रम होते हैं वहाँ जनता की एक सहज आवाज होते हैं, और वो एक जन आंदोलन की दिशा में बढ़ रहा है। हम सभी के लिए और हर्ष की बात है कि शिवगंगा के इतने वर्षों के कार्य के बाद और इतने सारे आपके अच्छे कार्यों के लिए इस बार भारत सरकार ने आपको पद्मश्री से भी नवाजा है। पहली बार इस बार हमें कुछ देखने को मिल रहा है कि सरकार कुछ ऐसे जेन्युइन लोगों को पद्मश्री दे रही है जिनका जमीन पर काम है, वरना सिर्फ ल्यूटियन जोन के कुछ पत्रकारों को और बुद्धिजीवियों को
पद्मश्री मिल जाया करते थे, बहुत कम अच्छे लोगों को मिला करते थे। तो इसके बाद अब जब आपका सामाजिक दायरा बढ़ गया है और आपका मतलब एक देश के सारे युवा और सारे लोग आपको देख रहे हैं, तो आगे आपकी कार्य की क्या योजना है और युवाओं के लिए और देश के अन्य समाज सेवियों के लिए आपका क्या संदेश है? मैं अभी भी वही काम करता हूँ दोनों जिले में। पहले वो एक ही जिला था तो हमने उस कार्य क्षेत्र को बढ़ाया नहीं है, क्योंकि वहां अभी काम करने की बहुत आवश्यकता है। और वहां एक सूचनात्मक दृष्टि से मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि पद्मश्री की जो जानकारी है, उसके पीछे जो भावना है, उसके प्रति जो मान सम्मान है, ये शहर के लोगों को पता है। झाबुआ में पद्मश्री क्या होता है ये आज भी नहीं पता। बस ठीक है, कुछ मिला हुआ है। तो हमारे लिए झाबुआ में, ग्रामीण क्षेत्रों में इसका कोई असर नहीं है। मैं भी जैसा था वैसा ही हूँ, जिस तरह से पहले जाता था वैसे ही हूँ। हाँ, थोड़ा सा शहरी क्षेत्रों में और पद्मश्री मिलने के कारण बहुत से लोगों को ये ध्यान में आया कि झाबुआ जाना चाहिए। और ये हम भी चाहते थे कि झाबुआ के प्रति लोग आए, देखें। जब मुझे उन्होंने ये फोन करके बताया कि भारत सरकार ने आपका नाम चयन किया है, 25 जनवरी की रात की बात है, मुझे पता नहीं था, तब मैंने उसको कहा कि अरे आपने मुझे कहाँ ढूंढ लिया। तो वो, यदि आप दे रहे हो तो अच्छी बात है, इसके कारण बहुत से लोग झाबुआ आएंगे और झाबुआ के प्रति जो इमेज बनी हुई है, खराब छवि बनी हुई है, उसको लोग समझेंगे और झाबुआ को जो सम्मान मिलना चाहिए वो देंगे। तो पद्मश्री के कारण से झाबुआ के ग्रामीण अंचलों में कोई विशेष प्रभाव नहीं है। हाँ, पर मुझे पद्मश्री मिलने से शिवगंगा को, मैं कहीं भी जाता हूँ उस बात को सुनने की गंभीरता, वो सभी वातावरण अच्छा बना बेशक। और शायद इसी कारण उन्होंने सोचा होगा कि अच्छे काम को जब बाहर का जो प्रोत्साहन मिलता है तो अच्छा होता है। तो वहां पर झाबुआ अलीराजपुर में उस पद्मश्री के कारण कोई विशेष हुआ हो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन शिवगंगा की योजना में जो भविष्य में ये है वो ये है कि इस समय 64 प्रकार के काम शिवगंगा के कार्यकर्ता वहां करते। उस 64 कामों में उसका है कि संवर्धन से समृद्धि। तो संवर्धन ही समृद्धि का आधार है, ना दोहन है ना शोषण है। जमीन का संवर्धन, जानवरों का संवर्धन, जंगलों का फिर से संवर्धन, पानी का संवर्धन और जन संवर्धन, बच्चे से लेकर वृद्धावस्था तक उसको सशक्तिकरण करना, उसका संपूर्ण व्यक्तित्व विकास और आधुनिक तकनीकी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसका भी संवर्धन करना। तो इस 6 कार्यक्रमों के कारण से पिछले 8 साल से ज्यादा हो गए तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, वहां के जो प्रोफेसर हैं सत्यजीत मजूमदार जी, वो हमारे हरजीत चौहान के 1 साल सीनियर हैं, वो भी वहां आने लगे। फिर आईआईटी दिल्ली के छात्र, वहां पराग सिंगला जी हैं, वो छात्र भी यहाँ आते हैं। फिर एक आनंद जी बुलुसु हैं आईआईटी रुड़की में, उन्होंने अपने छात्रों को यहाँ भेजा। तो उनके कारण फिर मुंबई आईआईटी में हरजी के मिलन जी दांडे करके, क्योंकि जेएसआईटीएस कॉलेज के ये सारे छात्र थे जो अब बड़े हो गए हैं। तो झाबुआ में संवर्धन से समृद्धि, ये इस प्रकार से काम शुरू हुए। तो टाटा इंस्टीट्यूट के इन्वॉल्व होने से एक इनक्यूबेशन सेंटर शुरू, जिसमें युवाओं के अंदर जो नौकरी करने की होड़ लगी हुई थी, तो वहां उन्होंने कहा कि उद्योग करो। और उद्योग करने का जब शुरू किया तो अगला चरण आया कौशल विकास, हुनर विकास। तो फिर सामाजिक उद्यमिता, उसके बाद कौशल विकास का काम चालू हो गया। फिर उसमें एक सुनील देश पांडे जी हैं जो हमारे हरजी ने मिले थे, वो भी एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता, सिविल इंजीनियर हैं, मेलघाट में रहते हैं। वो 2013 में आए, हम भी उनके पास गए तो एक बांस का काम शुरू हुआ। फिर वो 13 के बाद फिर 2018 में यहाँ डॉक्टर पराग व्यास जी हैं जो बहुत अच्छे बांस के डिजाइनर हैं, उन्होंने इसमें अपना योगदान दिया। फिर लोहे का, फिर ये जो आईआईटी के छात्र आते थे धातु विज्ञान, तो उसमें भी रोजगार की कई चीजें शुरू हुई।
तो वो भी एक उद्यमिता हुआ। फिर सत्यजीत पटेल हैं जो IIT के ही पास आउट हैं, उन्होंने इसमें अपना योगदान देना शुरू किया। तो झाबुआ नेचुरल नाम से खेती में भी काम हुआ और क्राफ्ट, बांस का भी क्राफ्ट और दूसरे क्राफ्ट चालू हुए। तो उन्होंने इस तरह के कार्यक्रम चालू किए। फिर जन संवर्धन के अंदर से बहुत से महिला सशक्तिकरण, 6 से 15 साल के, 15 से 22 साल के, 22 से 45 साल के युवकों का 1320 गांव के अंदर ये पहुंच जाए तो वहां राजा राम जी कटारा, भंवर सिंह बेड़िया जी, हरि सिंह सिंगाड़िया से करीब 12 से 16 हजार युवक झाबुआ में तैयार हो गए। और वो संवर्धन से समृद्धि के, उसमें पशु संवर्धन, उसमें फिर डेयरी विकास, फिर उसमें जो प्रोसेसिंग वाला काम है वो सिखाने का काम, फिर स्वास्थ्य को लेकर के, फिर गांव की स्वच्छता को लेकर के, महिलाओं की लीडरशिप में वो कार्यक्रम चालू हो गया। तो फिर आधुनिक जो तकनीकी आई दृश्य श्रव्य के कारण, तो इस तरह से शिवगंगा में हर्ष जी IIT के थे, उनका अपना एक उच्च मंडल था, उनका आभा मंडल भी था, उनकी मित्र मंडली थी। तो उसमें GSITS कॉलेज इंदौर के 4-5 प्रोफेसर हो गए। फिर उन्होंने ग्राम इंजीनियर के द्वारा अर्दन डैम बनाने की ट्रेनिंग दे दी। फिर उसी में वन संवर्धन के लिए कुछ गुजरात के लोग आ गए, कुछ इंदौर के आ गए, उन्होंने दे दी। फिर कुछ औजारों की ट्रेनिंग कि अच्छे अच्छे औजारों के माध्यम से आप कैसे काम कर सकते हैं। तो एक प्रकार से एक सर्वांगीण स्वाभिमान के साथ स्वावलंबी बनाना है किसी समाज को, तो कितने प्रकार के कार्यक्रम होना चाहिए। तो हमारे हिंदू संस्कृति के जो रीति रिवाज हैं उनमें लोग देखते हैं कि ज्योतिष को बिना संसाधनों के लोगों ने कैसे देख लिया। तो हम भी इसी बोलते हैं कि कभी 200 साल बाद वही झाबुआ अलीराजपुर का अध्ययन करेगा तो वो कहेगा कि 2021 या 2000 से लेकर के जो 20 साल हुए 2020 तक, इस समय जो देश की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी थी वो सारे एफर्ट झाबुआ में लग चुके हैं। और उसमें सैकड़ों छात्र गोबर गैस प्लांट, सौर ऊर्जा, ऐसे मैं आपको 64 प्रकार के काम चल रहे हैं। तो वो सारे कार्यक्रमों में जो लड़के IIT के वहां आते हैं, IIM के आते हैं, गांधीनगर NID के आते हैं, कई जो चिकित्सा शास्त्र के आने लगे, JNU के छात्र भी वहां अध्ययन करने के लिए आए। तो इनके कारण से उनके ज्ञान सुनकर, उनके संवाद सुन करके वहां के जो नवयुवकों का एक एक्सपोजर हुआ। उस एक्सपोजर के कारण उनकी चिंतन, उसका मनन, उनके काम करने के ढंग में जो बदलाव आया, उसने जमीनी स्तर का जो काम है उसे बहुत सशक्त और मजबूती दे दी है। तो इस तरह का ये काम चल रहा है और हम ये चाहते हैं कि जिसको भी इसे बढ़ाना है तो हम उसके विस्तार करने की जरूरत नहीं है, बहुत से लोग काम कर रहे हैं, हम भी करके सीख गए। हमने भी बहुत जगह जाके बारीपाड़ा गए तो वहाँ सीखा। अभी हम सामुदायिक वनाधिकार पर काम कर रहे हैं तो वहाँ एक थट्टे जी काम करते हैं, उनसे हमने सीखा। गिरीश कुबेर जी कल्याण आश्रम में है, वो उनसे हम भी पूरे देश में पोपट राव परमार के पास जाते हैं, जहाँ भी अच्छा काम चल रहा है हम वहाँ देख के यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं। और हम पूरे झाबुआ के जनजातीय क्षेत्र के युवकों को भेजना, वहाँ रहना। एक गजानन जी डांगे हैं नंदुरबार में, वो पूरे देश भर में एक अच्छा कार्यक्रम चलाते हैं। तो इस तरह से एक समाज के लिए दूरदृष्टि लेकर के और मजबूत काम हो जिसमें तकनीकी, समाजशास्त्र सारा मेलजोल करके एक कार्य हो रहा है। वो जब इवॉल्व होगा, और अभी जितना इवॉल्व हुआ है वो आत्मविश्वास जगाता है। और सचमुच एक सही दिशा में हमने पहल शुरू की हर जी के योगदान से। आप भी वहाँ आए हैं, रहे हैं, तो आपके साथ में भी रह करके हम लोगों को अनुभव आया कि मुंबई भी हम गए थे जहाँ पे आपने अध्ययन किया है, जो रामभाव महल की प्रबोधनी है, वो सभी चीजें हैं। एक प्रकार से झाबुआ में उसका योगदान है, झाबुआ की समृद्धि के लिए, और झाबुआ के समाज का भी योगदान है। इस तरह का एक कार्यक्रम चल रहा है जो आने वाले कुछ समय में
एक समाज को सशक्तिकरण की दिशा में एक अच्छा उल्लेखनीय कार्य हो जाए। जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी, आपका कीमती समय आपने हमें दिया। कंटिन्यूअसली हमने 1 घंटे से ज़्यादा आपसे बात की, आपने पूरा बहुत ही डिटेल में हम लोगों को बताया। आशा है कि इसको देखने के बाद बहुत सारे युवाओं को प्रेरणा मिलेगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और उसके अलावा जितने भी युवा चाहें वो झाबुआ जाकर एक बार देख सकते हैं। महेश जी बहुत ही सरल हैं, सहज हैं, उनके साथ बैठकर हम लोगों ने घंटों बातें की हैं। आप जाकर वो पूरे समाज को देख सकते हैं, उनके कार्य को देख सकते हैं, उससे सीख ले सकते हैं और साथ में आप अपने-अपने स्थानों पर भी वैसा कुछ कार्य शुरू भी कर सकते हैं। तो महेश जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और मैं सभी व्यूअर्स से ये अपील करूँगा कि एक बार महेश जी के काम को डिटेल में स्टडी करें, देखें और एक बार वहाँ पर जाकर उस काम को सीखने का भी प्रयास करें। धन्यवाद। शुभम जी, हम आपको भी धन्यवाद देते हैं और एक बात और साथ में कि विजन इंडिया फाउंडेशन, पहले तो उन्होंने हमको आमंत्रित किया था, पर अब तो हम उनके अंग जैसे बन गए हैं। नोमेश जी के, साहिल जी के, शोभित माथुर जी के, उनका भी हमारा संवाद चल रहा है और ये सभी लोग मिलके अब तो झाबुआ में एक अदृश्य शक्ति के रूप में एक दैवी शक्ति लगी हुई है और वहाँ का समाज भी जागृत हो गया है। तो हम ये सोचते हैं कि सभी के इन अदृश्य अच्छे मनोभाव से वो काम हो रहा है। मैं भी उसमें एक हूँ, आपके साथ में मैं भी एक हूँ। मुझे सौभाग्य मिला कि वहाँ मैंने अधिक समय रहा और आगे भी जब तक भी समय रहेगा तो मैं भी आप सब लोगों को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ जी। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते।